हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो उत्तराखंड टेट के लिए रहेंगे। यहाँ आज हम लोग पेपर 1 के लिए डिस्कस करेंगे, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र CDP में पेपर 1 को हम आज स्टडी करने वाले हैं। और पेपर 1 में ये 2021 का पेपर है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के काफ़ी अच्छे लेवल पर जो क्वेश्चंस इन्होंने प्रीवियस ईयर में दिए थे उनको समझेंगे। देखो क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि पेपर 2 में भी आ सकते हैं, इतनी इस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस के इन्होंने पेपर 1 में डाले हैं। तो प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें हमने थ्योरीज प्लस MCQs को डिस्कस कर लिया। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो UTET 2024 की प्लेलिस्ट बनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपने आज के सेशन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखो ध्यान से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे MCQs प्लस थ्योरी सेशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को। कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। किसी व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है? हु टॉक्ड अबाउट द आइडेंटिटी क्राइसिस इन द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ऑप्शंस देखते हैं, एल्फ्रेड एडलर ने, सिगमंड फ्रायड ने, एरिक एरिक्सन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये इन सारे मनोवैज्ञानिक को आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, तभी आप आंसर कर पाओगे। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में आइडेंटिटी क्राइसिस किसने दिया है? तो ये दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की थ्योरी वाला पार्ट मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट करके रखो क्योंकि वहाँ सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। क्लास की टाइमिंग देखो, मॉर्निंग में एक क्लास आपके पास मिल जाएगी, 10 AM पर आपको एक क्लास मिलेगी, और इवनिंग में आपको 8 PM पर एक क्लास मिलेगी। अगर कोई भी क्लास की टाइमिंग में चेंज होगा तो वो मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट करके रखा करो। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? एरिक एरिक्सन है। इन्होंने किसकी बात की है? आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है। सिगमंड फ्रायड क्या है? इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है भाई? इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। एल्फ्रेड भी क्या है? इन्होंने भी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है, इन्होंने भी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है, लेकिन ये किस पे बात करते हैं? इंडिविजुअल पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्ति विशेष के बारे में। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में भी ये बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के, और उसकी पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में भी बात करते हैं। तो वो कौन है? एल्फ्रेड एडलर हैं। और इनकी थ्योरी क्या कहलाई जाती है? इनके बोलते हैं, इनको साइकोथेरेपिस्ट के नाम से इनकी थ्योरी नोन होती है। एल्फ्रेड एडलर ने साइकोथेरेपिस्ट कहलाते हैं ये। सिगमंड फ्रायड की अगर हम बात करें तो ये क्या है? थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। और एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें तो एरिक एरिक्सन क्या कहलाते हैं भाई? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है इनकी। क्लियर हो गई बात? साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स जो होता है, यानी कि साइको सोशल मनोसामाजिक विकास, मनुष्य का मनोसामाजिक विकास की जो थ्योरी है वो एरिक एरिक्सन ने दी है। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी सिगमंड फ्रायड ने दी है। और साइकोथेरेपिस्ट जो हैं, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में साइकोलॉजी बताना या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना, इसके बारे में बात एल्फ्रेड एडलर ने की है। सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस को मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन आता है मेरे पास 2, आत्मा का क्या तात्पर्य, यानी कि सेल्फ से आप क्या समझते हैं? क्या होता है सेल्फ, ये आपको बताना है। तो देखो जो सेल्फ होता है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट मैं करेक्ट आंसर पे चल रहा हूँ। अपने संदर्भ में व्यक्तियों के सचेतन अनुभवों, विचारों एवं चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता क्या कहलाती है? सेल्फ कहलाती है। यानी कि अपने आप के बारे में जो चीज़ आप बताते हो क्या होता है? द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ, यही हमारे पास क्या है? सेल्फ है। क्लियर हो गई बात? आत्मा की बात की जा रही है, अपने बारे में बात की जा रही है कि अपने संदर्भ में व्यक्ति के अंदर जो भी सचेतन अनुभव होते हैं, विचार होते हैं, चिंतन और भावनाएं होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? सेल्फ यानी कि आत्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, यानी कि पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, ये पूछा गया है। इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं, बिल्कुल सही है भाई। इसके अंतर्गत ये किसी विशेष व्यक्ति में व्यवहार के रूप में अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, सही है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, सही है। या उपयोग सभी, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें किसी की भी पर्सनालिटी के बारे में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर होते हैं? देखो बहुत जल्दी से किसी की भी कभी पर्सनालिटी बदलती नहीं है, जो कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं वो हमेशा रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। जो किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति
पर्याप्त रूप से अनन्य होती है और इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट यानी कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक पाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंतर्गत, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया। नेक्स्ट आते हैं भाई, व्यक्तित्व के विशेष उपागम का अग्रणी माना जाता है। अब आप देख लो यहाँ पर पर्सनालिटी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैं आपको कंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। देखो, जब यूटेट की एक खास बात मैंने नोटिस करी है प्रीवियस ईयर के पेपर में, अगर ये किसी टॉपिक को पकड़ते हैं तो उस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछ डालेंगे, मतलब पूरा डीप में ले जाएंगे उसको। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया और बात खत्म कर दी। अगर इन्हें मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछने, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन पूछने हैं, मोटिवेशन से, तो कई सारे तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछेंगे, देखेंगे कि बच्चे ने कितना डेप्थ में पढ़ा है अभिप्रेरणा के बारे में। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ ली है, अब इससे आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या चल रहा है, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में बात चल रही है, तो इन्होंने देख लो तीसरा चौथा क्वेश्चन व्यक्तित्व का आ गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर आपके पास में ध्यान देना डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है, तो डिसेबिलिटी से ये कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, समावेशी शिक्षा से कई सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और इसके साथ साथ मैंने आपको कराया था इंटेलिजेंस, ये चैप्टर करा चुका हूँ थ्योरी का, इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं। यहाँ से भी जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे, जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा है तो 3-4 क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिए, इंटेलिजेंट टेस्ट किसने दिया है। और इस वाले सेशन में भी आप देखना कि इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। वापस आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पायनियर ऑफ ट्रेल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व के विशेष उपागम का अग्रणी माना जाता है रेमंड कैटल को, गार्डन ऑलपोर्ट को, या H.J. आइंसैक को, सिगमंड फ्राइड को। क्या पूछा गया यहाँ पर, ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। तो देखो, पर्सनालिटी के कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, जिसमें से सबसे फेमस कौन से माने जाते हैं भाई, सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को देने वाले माने जाते हैं। तो यहाँ क्या आप इसको देखो, क्या करोगे, पर्सनालिटी देखोगे, आप सोचोगे ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी भी सिगमंड फ्राइड ने दी होगी, ऑप्शन डी को टिक कराओगे, लेकिन ऑप्शन डी को अगर आपने टिक किया तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, गॉर्डन ऑलपोर्ट जो है राइट आंसर है, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, ट्रेट अप्रोच ऑफ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के विशेष उपागम की जो थ्योरी है, ये किसने दी है भाई, गार्डन ऑलपोर्ट ने दी है। क्लियर हो गई बात। और ये क्या बताते हैं भाई, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं होती हैं किसी के चरित्र की, जो विशेषताएं होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, यानी कि कुछ उनमें जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, बदलते नहीं हैं। कुछ गुणधर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व जो होता है हर एक स्टेज के बाद बदलता चला जाएगा, नहीं, उसमें कुछ कॉमन, कुछ सामान्यता, ऐसे गुणधर्म होते हैं किसी भी, अगर आप इंडिविजुअल की बात करो, किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर आप बात करो और उसकी पर्सनालिटी की बात करो, तो कुछ सामान्य गुण होंगे जो उसमें कभी नहीं बदलेंगे। तो उसी की बात हो रही है, ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। तो ये मैंने आपको भी बताया था कि पर्सनालिटी के बारे में बात होगी तो ये सिगमंड फ्राइड हो गए। साइको एनालिटिकल थ्योरी है इनकी, अगर सिगमंड फ्राइड की बात करूँ मैं, साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड ने दी है। और गॉर्डन ऑलपोर्ट क्या बोलते हैं, ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ गुणधर्म होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ है पर्सनालिटी का कुछ और हो गई, हो सकता है, लेकिन कुछ कंसिस्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्थिर रहती हैं व्यक्तित्व में लंबे समय अंतराल तक। तो वो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 5 प्रेक्षेपणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय, जो प्रक्षेपण जो होता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, बेंड्यूरा ने दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, पढ़ाया नहीं है लेकिन कई बार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। किसने दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी, बेंड्यूरा। बेंड्यूरा की थ्योरी भी अभी हमारी बाकी रहती है। ये बेंड्यूरा हो गया, एरिक इरिक्सन हो गया, थ्रॉन्गडाइन हो गया। तो मुझे पता है अभी ये सारी थ्योरी अभी हमारी
रहती हैं जो अभी हमें सीडीपी में डिस्कस करनी है। काफ़ी कुछ चैप्टर्स में कवर अप करा चुका हूँ थ्योरी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना भाई, बहुत यूज़फुल है, आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं। स्पेशली मैं यूटेट को टारगेट करके बना रहा हूँ, सीटेट के लिए भी बना सकता था लेकिन मेन फोकस अभी मेरा यूटेट पर है। इसके बाद ही हम अपनी सीटेट की क्लासेस भी कवर अप करेंगे। तो पावलोव ने किया है, स्किनर ने किया है, बेंड्यूरा ने किया है, तो राइट आंसर बेंड्यूरा ने दिया। आपको पता है पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है, आपको पता है इसकी बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव और बीएफ स्किनर दोनों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन 6 देखते हैं। एक बालिका अपने परीक्षण के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश को संकेतक है। भाई किस प्रकार का संकेतक है ये? तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता का है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का है, अधिक व्यस्त कार्यक्रम का है, माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो देखो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। उच्च उपलब्धि परीक्षण है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन है, बच्चे के अंदर क्या है, अभिप्रेरणा है। बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, उसकी मेहनत क्या है, उसकी मेहनत के पीछे क्या है, एक मोटिवेशन है, अंदरूनी रूप से एक मोटिवेशन है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका व्यवहार किस चीज़ का संकेतक है कि उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, उसकी अचीवमेंट कैसी है, यहाँ पर हाई अचीवमेंट है। जो मोटिवेशन उसको मिली है किस लिए मिली है कि उसको कुछ अच्छा हासिल करना है अपनी लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? व्यवहारवादी की है, संज्ञानात्मक है, मानवतावादी है या फिर वैज्ञानिक है? देखो रिवॉर्ड थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, क्यों दिया जाता है रिवॉर्ड, क्यों पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दंड दिया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये किस में आता है भाई? बिहेवियर में आता है, यानी कि व्यवहारवादी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कॉग्निटिव क्या है? संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किस चीज़ पर बेस करती है, यानी कि व्यवहार ही तो प्रदर्शित हो रहा है कि अगर आप किसी को रिवॉर्ड दोगे तो उसके बदले वो क्या करेगा भाई? काम करेगा, जो भी आपने काम दिया है उस काम को करेगा। या फिर अगर आप उसको पनिशमेंट दोगे तो उसकी डर से वो हो सकता है कि वो काम को पूरा करे। तो ये क्या है? व्यवहार को तो प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए व्यवहारवादी कहलाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है भाई? निगेटिव रेनफोर्समेंट थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, स्टिमुलस रेनफोर्समेंट थ्योरी, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। थ्योरी चैप्टर्स देखो आप लोग जाकर, क्योंकि फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। इन चीज़ों को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी मिस कर रहा हूँ कि नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप थ्योरी चैप्टर्स देखो, पावलोव की थ्योरी देखो और बीएफ स्किनर्स की थ्योरी देखो, वहाँ सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो कोई भी उद्दीपक प्रस्तुत ना करना, अप्रिय उद्दीपक प्रस्तुत करना, दंड देना या अप्रिय उद्दीपक को समाप्त करना। तो निगेटिव पुनर्बलन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करने के लिए हम नकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल करते हैं। दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन फील्ड थ्योरी पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन। तो क्या पूछा गया है आपसे? प्रोग्राम लर्निंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 9th के लिए। क्या बोलते हैं भाई? ऑपरेंट कंडीशनिंग इस पर बेस करती है प्रोग्राम लर्निंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? कमेंट करके आप लोग बताना कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है और क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन दे देता हूँ, बीएफ स्किनर कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, या फिर पावलोव, इयन पावलोव। इन दोनों में से किसने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है आपको बताना है। क्लियर होगी बात? कमेंट में सभी लोगों का आंसर चाहिए भाई। क्वेश्चन 10, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वो क्या है भाई? निकटता का नियम है, पुनर्बलन का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। तो देखो इस प्रकार का नियम क्या कहलाता है भाई? अभ्यास का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहलाता है कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए गए हैं बुक से कि आप प्रैक्टिस करो, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अभ्यास का नियम बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में आएगा ये।
थ्रॉन्गडाइन की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अभिरुचि का अर्थ है। तो देखो अभिरुचि से रिलेटेड आ गया, अभिप्रेरणा अलग है, अभिरुचि अलग है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अभिरुचि इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभिरुचि का क्या मतलब है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। व्यस्त रखने का मतलब ये नहीं है कि मतलब खाली में टाइम पास कर रहे हैं, व्यस्त रखने का मतलब किसी चीज को एंगेज करना है कि कार्य किया जा रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट सीडीपी में है, यानी कि अगर मेरे पास 4 सब्जेक्ट रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और मैथ्स, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सीडीपी उठाऊंगा, क्योंकि मेरे जो इच्छा है, मनो इच्छा है, तो सबसे पहले मेरी उसमें है। तो यही बोला गया कि किसी एक विशेष क्षेत्र में देखो अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता क्या कहलाती है भाई, अभिरुचि, इंटरेस्ट कहलाती है, यानी कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में आपकी रुचि। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है, कि कौन सी ऐसा मेथड है जिसमें वार्तालाप करके सारी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। व्यक्ति अध्ययन जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं, आत्म प्रतिवेदन जिसको हम सेल्फ रिपोर्ट बोलते हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू, या प्रक्षेपण या फिर ऑब्जर्वेशन। तो देखो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, सूचनाएं निकालनी है सामने वाले व्यक्ति से। तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे आप, साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू जो आप देते हैं 1 to 1 बैठकर, तो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, सामने वाले से क्या पूछेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विकास के लिए या विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। देखो मैंने आपको बोला था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली जो थ्योरी है इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। पूछा गया है कि जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। इन्होंने बोला है डेवलपमेंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जी नहीं, डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल नहीं होता कि एक ही दिशा में जो विकास की गति है या विकास की जो प्रक्रिया है केवल एक ही दिशा में होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में विकास हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में विकास होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ये। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। विकास ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित होता है, जी हाँ, हिस्टोरिकल कंडीशन से प्रभावित होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अत्यधिक लचीला या कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक, यानी कि सही बात है, जो विकास है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, जो डेवलपमेंट है वो हार्ड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। पढ़ा चुका हूँ जीन पियाजे, बहुत अच्छी तरीके से जाकर थ्योरी देख लेना। आपको बताना है कि जो प्रतीकों का इस्तेमाल करना या फिर वस्तु स्थायित्व कौन सी स्टेज में आती है पियाजे के अनुसार। संवेदी में आती है, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। कौन सी अवस्था है ये, दूसरी स्टेज है पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो इसमें बच्चा क्या सोचता है कि वस्तु का क्या है, वस्तु स्थायित्व है। वस्तु के बारे में क्या सोचता है कि भाई ये फिक्स्ड है, जो है ये इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, उसी को सजीव समझता है। दूसरा प्रतीकों के थ्रू समझता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवन से होता है जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः क्या कहलाती है। बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है। देखो हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको तो आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो अडल्टहुड होता है यानी कि यौवन अवस्था होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एडोलसेंस होता है भाई, आपको पता है 11 साल से ऊपर तक की अवस्था क्या कहलाती है, जो स्टेज 4 है, एडोलसेंस हो जाती है। नेक्स्ट किशोरावस्था, देखो मैंने बोला था ना, अभी देखो किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा किशोरावस्था से पूछ दिया। तो ये देखा गया भाई यूटेट में, एक टॉपिक को लेके आएंगे तो उससे 2-3 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे, कई बार 4 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। किशोरावस्था से संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए, किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं। काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास होता है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करें जितने कि वे स्वयं। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। व्यक्तिगत दंत कथाएं, देखो सारे के सारे गुण पाए जाते हैं किशोरावस्था में, इस तरीके की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अब बात करते हैं क्वेश्चन 17 पे। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। डिसेबिलिटी से मैंने बोला था क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या कहलाता है? निद्रा संबंधी विकार है, मानसिक विकार है, आहार ग्रहण संबंधी विकार है या शारीरिक विकार है? तो देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ईटिंग डिसऑर्डर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। मानसिक विकार के बारे में अगर पूछा जाए तो देखो मेंटल डिसऑर्डर कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया कि स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या होता है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर में भाई इंसोमेनिया जो होता है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इंसोमेनिया किस प्रकार का विकार है? तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा इंसोमेनिया। आपसे पूछा गया एनोरोसा नर्वोसा किस प्रकार का विकार है? तो ये खाने संबंधित यानी कि आहार ग्रहण संबंधी विकार है, ईटिंग डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट क्या होता है? ये प्रोसेस आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अनुकूलन इसको बोलते हैं, लाइट एडेप्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब आप अंधेरे वाले रूम से बाहर तेज प्रकाश वाली जगह पर जाते हैं तो इस प्रकार के प्रोसेस में क्या होता है? प्रकाश अनुकूलन होता है कि जो हमारी आंखें हैं प्रकाश के अनुरूप अपने आप को अनुकूल कर लेती हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, लाइट एडॉप्शन इसको बोला जाएगा 618 के लिए। राइट आंसर होगा बी, सही है। निम्नांकित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग के संबंध में, अधिगम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस देख लो। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी की तरह अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या है भाई अधिगम के लिए? ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। सारे के सारे ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? औपचारिक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मल असेसमेंट, परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत या फिर व्यवस्थित, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है? वेरिड फ्रॉम केस टू केस। पूछा गया ना, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, परिवर्तनशील। भाई फॉर्मल जो मूल्यांकन होता है वो परिवर्तनशील होता है। इन्होंने कहा कि वेरीज फ्रॉम केस टू केस, कि वेरीज करता है केस टू केस, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता, वेरीज नहीं करता। फॉर्मल असेसमेंट की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर नहीं है, वेरीज फ्रॉम केस टू केस। इस देखो ऑब्जेक्टिव होता है, मानकीकृत होता है, व्यवस्थित होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द्विबुद्धि कारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। मैंने बोला था ना इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? होवर्ड गार्ड ने दी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, चार्ल्स स्पीयरमैन या लेव वाइगॉस्की ने दी है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या दिया है? द्विबुद्धि कारक दिया है, जिसमें क्या बताया है? जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या दिया है? ट्राइआर्किक थ्योरी, त्रिबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें क्या है? एनालिटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है और क्रिएटिव भी है ना। तो इस तरीके से 3 जो बुद्धि के बारे में बात की गई, मैंने पूरी हिंदी में इसको समझा दिया है आपको। अब ये मत कहना कि सर आपने इंग्लिश में बताया है यहाँ पर, तो मैंने हिंदी में थ्योरी वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। जाकर देख लो, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अनुक्रिया, व्यवहार स्थापन, चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य में सम्मिलित होता है, ये आपको बताना है। अब देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने अभी परसों ही आपको थ्योरी चैप्टर ड्रॉप किया है, इसी वजह से किया था क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपको बताना है कि कौन सा डोमेन, इन विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें रेस्पॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है, इनकी अनुक्रिया, ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी चीज़ को व्यवस्थापित करना या फिर चरित्रीकरण करना, संज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? तो देखो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव डोमेन होगा। जो दूसरे नंबर का डोमेन आता है ना, अफेक्टिव, जो इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है, जो मैंने आपको समझाया था, तो उसकी बात हो रही है। रेस्पॉन्स देना यानी कि कोई किसी भी प्रकार की अनुक्रिया देना, रेस्पॉन्स आ गया है आपका। ठीक है, चरित्रीकरण करना, तो ये भावनाओं वाला पक्ष है, संज्ञान वाला नहीं है और क्रियात्मक पक्ष नहीं है, साइकोमोटर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखो जाकर, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से, और जिन लोगों ने देखा है उनको भाई यहाँ प्रैक्टिस हो रही होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करो। निम्नलिखित में से
से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? अभिप्रेरणा का आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई लोगों, तीसरा क्वेश्चन कमेंट में मार्क कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ मोटिवेशन? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड रिप्रूफ, नवीनता, प्रत्यास्मरण। तो देखो कौन सी एक टेक्निक नहीं है अभिप्रेरणा की? तो प्रत्यास्मरण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिकॉल करना जो है, प्रत्यास्मरण करना मोटिवेशन की एक टेक्निक नहीं है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो को मोटिवेशन के लिए दिया जाता है। प्रेज करना किसी को, मतलब किसी की प्रशंसा करना, या नोवेलिटी, नवीनता लेके आना, तो डी इज द राइट आंसर। बच्चों के, क्वेश्चन 24, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा सबसे अच्छा कारक है इसमें? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पर्यावरणिक वातावरण एवं आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज, या उपयोग सभी? तो सारे के सारे सही हैं भाई। सारे के सारे क्या करते हैं भाई? इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को, बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं सारे कारक। अनुक्रिया जन्य अनुबंधन किसे कहते हैं? टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज, देखो आर यानी कि रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी से आप इसको पता लगा सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, या फिर संयोजनवाद, या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो देखो टाइप आर रेस्पॉन्स थ्योरी और स्टिमुलस थ्योरी किसने दी है? पावलाव में से हो सकती है, और दूसरा क्या? बीएफ स्किनर में से होगी। तो यही आपको चूज करना है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी किसमें है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में, सक्रिय अनुबंधन में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 26, आत्म सात्मीकरण की अवस्थाएं संबंधित हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर रिलेटेड टू, पढ़ाया था मैंने आपको, अभी कल ही मैंने ड्रॉप करी है, कौन सा? मोटिवेशन, नीड ऑफ मोटिवेशन या थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मैंने प्राइमेट के बारे में आपको बताया है, यानी कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से एक क्वेश्चन आया कि आत्म सिद्धि की अवस्थाएं किस चीज़ से संबंधित हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत से, सूचना प्रक्रियाण सिद्धांत से, मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग से ली गई है भाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आता है हमारे पास। और अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग किसके द्वारा दी गई? कोहलर के द्वारा दी गई है। इस चीज़ को मार्क कर लो, कोहलर ने दी है ये थ्योरी। बात क्लियर हो? अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे। संवेदी स्मृति किसको बोलते हैं? सेंसरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, किसको बोला जाता है? इमीडिएट मेमोरी यानी तत्कालिक स्मृति को बोला जाता है, अल्प स्मृति, दीर्घ स्मृति, या इनमें से कोई नहीं। तो संवेदी स्मृति को हम बोलते हैं तत्कालिक यानी कि इमीडिएट मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता और बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, इन दोनों के बारे में कौन सा यहाँ पर ट्रू है ये आपको बताना है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, बिल्कुल सही है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति कितना सृजनशील हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। सृजनात्मकता परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 28 के लिए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 29, चेतना का वह स्तर जो अचेतन, मूल प्रवृत्तिक और पाश्विक अंतर्निर्देश का भंडार है, ये आपको बताना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच कंसीडर्ड एज द रिजर्वायर ऑफ द इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव इज, क्या कहलाता है? चेतन कहलाता है, पूर्व चेतन कहलाता है, चेतन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन कहलाता है। आपसे पूछा गया चेतना का वह स्तर पूछा गया है जो अचेतन, मूल प्रवृत्तिक और पाश्विक का एक भंडार होता है, यानी कि अनकॉन्शियसनेस जब अचेतन हो जाता है व्यक्ति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द काइंड ऑफ डिफेंस, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उपलब्ध करने वाले व्यवहार और व्यवहार पूर्ति तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। अस्वीकरण कहलाता है, दमन कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है, युक्तिकरण कहलाता है। तो आपसे क्या पूछा है? दमन करना, यानी कि वह रक्षा की वह युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले कारक, व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर को विलुप्त कर दिए जाते हैं। तो इसको हम राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर विलुप्त कर दिया गया यानी कि दमन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं रिप्रेशन बोला जाता है। प्रोजेक्शन क्या होता है भाई? प्रोजेक्शन प्रक्षेपण करना, किसी पर प्रोजेक्ट करना, यानी कि
थ्रो करना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना हमारे, जिसमें से फिल्म निकलती है और पर्दे पर गिरती है जाकर, तो उसको हम प्रोजेक्शन ही कहते हैं, ठीक है। दमन करना, किसी चीज़ को दबा देना, ठीक है। अस्वीकार करना कि यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं देना, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति नहीं देना किसी चीज़ की, डिनाई कर देना, मना कर देना। युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन क्या होता है भाई, रेशनलाइजेशन होता है कि एक्शन ऑफ किसी चीज़ का एक्शन करना, यानी कि क्रिया करना, एक्शन ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन, जब आप किसी चीज को समझाने के लिए कोई क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, युक्तिकरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो भाई ये थे हमारे 30 क्वेश्चन सीडीपी के, 30 सीडीपी के क्वेश्चन हमने लोगों ने देख लिए। 2021 के पेपर को डिस्कस किया, पेपर 1 को। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। आई होप सेशन काफी यूजफुल रहा होगा आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।